ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोगों ने इनिशियल पार्ट देखा था। ओके, उसमें हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ देखे थे। पहला वाला क्या था? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ विच इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स करंट लॉ और जंक्शन लॉ। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? वी आइदर कॉल इट एज करंट लॉ और जंक्शन लॉ। ओके, ये इसको आपने क्या करना है, अच्छे से नोट करके रखना है। फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जंक्शन भी डिफाइन किया था। जंक्शन क्या है? तो इट इज एनी पॉइंट इन द सर्किट जहाँ पे करंट क्या होगा, एक तो स्प्लिट होगा या फिर हम लोग बोलेंगे यूनाइट होगा। सिंपल बात है, हम लोग बोलेंगे कि दो या तीन लाइन्स ऐसे हो गए जहाँ से करंट एंटर हो गए, और दो या तीन लाइन ऐसे हो गए जहाँ से करंट एग्जिट हो गए। तो करंट यूनाइट भी होता है वहां पे, और हम लोग बोलते हैं डिवाइड भी होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है या किरचॉफ्स करंट लॉ, वो क्या बोलता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें कुछ साइन कन्वेंशंस हैं। ओके, जैसे ये डायग्राम हम लोगों ने बनाया था, अगर आपको याद होगा। तो जो भी करंट अंदर की तरफ आ रहा है, ओके, जैसे आप देख पा रहे हो, I5, I1 और I3, ये तीनों अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज पॉजिटिव एंड द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज व्हाट? नेगेटिव। अवे फ्रॉम द जंक्शन इन्हें कौन से? तो हम लोग बोलेंगे I4 एंड I2। तो इक्वेशन लिखते वक्त हम लोग लिखते हैं कि समीशन ऑफ I एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो समीशन ऑफ I यानी क्या लिखेंगे? I1 प्लस I3 प्लस I5 माइनस I2 माइनस I4। ये समझे आपको? इसको रीअरेंज करके हमें मिलता है I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। ओके, ये क्या था हमारा? तो ये हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। अब जो इसमें सेकंड पार्ट है, दैट इज ओके किरचॉफ सेकंड लॉ विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज लॉ, और इट इज कॉल्ड एज लूप थ्योरम। ओके, तो मैंने आपको कल के लेक्चर में एक कंसेप्ट बताया था, ठीक है, कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंपल सर्किट नहीं है। ओके, जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें बताया था मैंने सिंपल सर्किट क्या होता है। तो एक बेसिकली क्या है, हम लोग बोलते हैं ईएमएफ सोर्स है। ओके, एक रेजिस्टेंस है, और हम लोग बोलते हैं एक की है, और एक आधा और रेजिस्टेंस हम लोग बोलेंगे पैरेलल में रहेगा। ओके, यस। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि ये आपका एक सिंपल सर्किट हो जाता है, ठीक है, या कोई एक रेजिस्टेंस हम लोग बोलेंगे सीरीज में रहेगा। लेकिन हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आपको मल्टीपल सर्किट दिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज नेटवर्क, ठीक है। तो फिर लूप क्या होता है? ओके, तो हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ लूप आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जहां पे एक रेक्टेंगल या फिर एक क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट होता है। ओके, कैसे? मैं बोलूंगा लूप, यहाँ पे आपको कौन से लूप दिखेंगे? तो पहला वाला लूप जो मुझे दिखता है वो सबसे बड़ा लूप है। ओके, A C D F A, A C D F A। और लूप लिखते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। इसका लॉजिक ये है, तो हम लोग बोलते हैं सपोज करंट ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से सी जाएगा, सी से डी जाएगा, डी से एफ जाएगा, और एफ से वापस ए पे आएगा। तो वही ज्योमेट्री में अगर मेरे को ये लिखना है रेक्टेंगल, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? रेक्टेंगल ACDF, दैट्स इट। लेकिन जब फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, तो उसको एंड करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि करंट इज अगेन रीचिंग एट पॉइंट वॉट ए। ये आपको ध्यान में रखना है। और कौन सा लूप दिख रहा है आपको? हम लोग बोलेंगे लूप ABEF A, ये छोटा वाला लूप। ओके, यस। एक और लूप आपको दिखेगा BCDEB। तो आई होप आपको लूप का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। ओके, अच्छा, अभी जो लूप हम लोग जा रहे हैं, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको आ रहा है समझ में? आप इसको क्लॉकवाइज भी ट्रैवर्स कर सकते हो। क्लॉकवाइज ट्रैवर्स किया तो आपको कैसे जाना पड़ेगा? ए से एफ, एफ से डी, डी से सी एंड सी से ए। तो ये आपका लूप कैसे बन जाएगा फिर? लूप सेम रहेगा, लेकिन अगर आप इसको क्लॉकवाइज ट्रैवर्स कर रहे हो, ट्रैवर्स है ना क्या, तो एक तरह से आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रैवर्सिंग द लूप। ओके, यस। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ये जो लूप बनेगा वो कैसे बनेगा? लूप AF, ओके, DCA, ये हुआ आपका क्लॉकवाइज, और ये जितने भी लूप लिखे हैं मैंने, ये लिखे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यस, आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसमें और कुछ ज्यादा डिस्कस करने जैसा नहीं है। अगर मैं ये वाली लूप की बात करूं, ABEFA, ओके, तो ये आपका कैसे बन जाएगा? AF, तो पूरा लिखते हैं हम लोग, लूप AFEBA, और ये वाला लूप
आपका क्लॉकवाइज कैसे रहेगा, तो उल्टा रहने वाला है, यानी हो जाएगा बी ई डी सी बी, बी ई डी सी बी। आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, तो अब ये लूप हमें क्यों समझना है। ओके, तो जिस तरह से किरचॉफ्स करंट लॉ में हम लोगों ने जंक्शन समझा है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हम लोगों को क्या समझना है, लूप समझना है। ठीक है, अब बेसिकली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या जिसको हम लोग लूप थ्योरम भी बोलते हैं, या फिर इसको किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोलते हैं। ओके, तो अभी किरचॉफ सेकंड लॉ समझने के लिए पहले तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या है वो मैंने आपको बताया हुआ है, जहाँ पे मल्टीपल सर्किट या मल्टीपल लूप आपको दिखेंगे। उसको उन्होंने क्या बोला हुआ, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स, जैसे रेजिस्टेंस हो जाता है। ओके, यस, या फिर हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर्स हो गया। ओके, एंड द सोर्स ऑफ ईएमएफ, यानी जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, कनेक्टेड इन कॉम्प्लिकेटेड मैनर। कॉम्प्लिकेटेड मैनर यानी क्या, तो दो सीरीज में रह गए, पैरेलल में रह गए। ओके, यस, इस तरह से हम लोग बोलते हैं एक जो फॉर्म होता है कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क। ठीक है, अब किरचॉफ सेकंड लॉ का स्टेटमेंट भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। वो क्या था, इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क the algebraic sum of potential differences for all the components plus algebraic sum of all the EMFs is equal to 0. That is, इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, समीशन आई आर, ओके, प्लस समीशन ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसे किरचॉफ्स करंट लॉ में हम लोगों ने कन्वेंशन देखा था कि जो करंट टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है वो पॉजिटिव है, एंड जो अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है वो नेगेटिव है। वैसे ही हम लोग बोलते हैं जब समीशन आई आर ले रहे हैं, ओके, एंड समीशन ई ले रहे हैं, हम लोग बोलेंगे दोनों के लिए एक एक कन्वेंशन है। और वो कन्वेंशन क्या है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, वाइल ट्रेसिंग अ सर्किट। ट्रेसिंग अ सर्किट यानी क्या, ट्रैवर्सिंग अ सर्किट, जैसे ए से बी से सी से डी एंड डी से वापस ए। ये हो गया वन टाइम हम लोगों ने क्या किया, सर्किट को ट्रेस किया। ठीक है, यस, इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग इज सेम एज दैट ऑफ द कन्वेंशनल करंट फ्लो, then the potential difference across the resistance is considered as negative, otherwise it will be considered as positive। इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको व्हाइट स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। मैंने ये जो साइड का पार्ट है उसको क्या किया है, पूरा क्लियर कर दिया है। ओके, ताकि हम लोगों को लिखने के लिए प्रॉपर स्पेस रहे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है, ओके, यस, तो पहले मैं वापस आपको ये बता देता हूँ कि समीशन आई आर प्लस समीशन ई इज इक्वल टू वॉट, 0। अभी हम लोगों ने जो कन्वेंशन पढ़ा वो समीशन आई आर का था। समीशन आई आर यानी क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द कंपोनेंट्स। ओके, ये वाला जो पढ़ा था हम लोगों ने। ओके, इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग इज सेम एज दैट ऑफ द conventional current flow, then the potential difference across the resistance is considered as negative, otherwise it will be positive। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम लोग जो भी देखने वाले हैं वो आई आर का देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं पार्शियली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं। ओके, तो कैसे बोलूंगा मैं, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, फिलहाल शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं। ओके, इन लूप, अभी ये आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कौन सा लूप, तो वो आपको मेंशन करना है। तो हम लोग बोलेंगे लूप ए सी डी एफ ए सी डी एफ ए। ओके, और इसमें ये बात ध्यान में रखना है, अगर आप ए से स्टार्ट कर रहे हो तो वापस ए पे क्या करना है, एंड करना है। ठीक है, यस, अब हम लोग क्या करेंगे, तो जब लूप ट्रैवर्स कर रहे हैं तो पहले कहाँ से जा रहे हैं, ए से सी के तरफ। तो जब आप ए से सी के तरफ जा रहे हैं तो आप बोलोगे सर ए और सी के बीच में एक जंक्शन आता है विच इज वॉट, बी। तो बेसिकली आप ए से पहले बी जाओगे और फिर बी से सी जाओगे। तो इनिशियली हम लोग पहले ए से बी देख लेते हैं। तो ए से बी जब हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आप चेक करो, I1 फ्लो हो रहा है। ओके, यानी अगर मैं आपको पूछता हूँ ए से बी कौन सा करंट फ्लो होने वाला है, तो आप क्या बोलोगे, सर जो E1 है, E1 से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा है, I1, एंड दैट I1 इज गोइंग टू फ्लो थ्रू R2। बराबर है, और R2 किसके बीच में, ए से बी के बीच में। तो जब आप ए से बी के बीच में ओके ट्रैवर्स कर रहे हो तो I1 इज फ्लोइंग थ्रू R2, एंड उसका डायरेक्शन और जो ट्रैवर्सिंग का डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। ठीक है, यानी हम लोग जो डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हैं ए से बी, वही डायरेक्शन में I1 फ्लो हो रहा है। ओके, ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है या पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा, बाय ओम्स लॉ वी कॉल इट एज व्हाट, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये कैसा हो जाएगा, दिस विल बी I1 इंटू R2। बराबर है, ओके, यस, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से I1 फ्लो हो रहा है, लेकिन वो किसमें से पास जा रहा है, किसमें से पास हो रहा है, सॉरी, इट इज पासिंग थ्रू R2। ओके, तो हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप विल बी I1 R2, लेकिन जो अभी हम लोगों ने कन्वेंशन पढ़ा है तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। ओके, जैसे आप देख सकते हो, इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग इज सेम एज दैट ऑफ द कन्वेंशनल करंट,
देन द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। ठीक है, अब हम लोग ए से बी तो चले गए, फिर बी से सी की बात करते हैं। जब आप बी से सी ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें क्या I1 फ्लो हो रहा है क्या? नहीं। तो I1 कहाँ पे जा रहा है? I1 जो है वो जंक्शन बी से ये डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है। ओके, तो I1 इधर आता ही नहीं। तो बी से सी में क्या हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं ओके बेसिकली I2 फ्लो हो रहा है। लेकिन I2 कैसे फ्लो हो रहा है? तो हम लोग बोल रहे हैं I2 इज फ्लोइंग फ्रॉम सी टू बी, यानी आप ट्रैवर्स कर रहे हो बी टू सी, लेकिन जो I2 है, I2 का डायरेक्शन कैसा है? सी से बी है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे R4 में, उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? I2R4। लेकिन I2R4 जो है ओके, तो यहाँ पे हम लोग प्लस साइन लगाएंगे। क्यों? तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स क्या है हमारा? बी टू सी, लेकिन करंट कैसा फ्लो हो रहा है? सी टू बी। ये क्लियर है? ठीक है, उसके बाद एक हमें तो एक जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो नेगेटिव मिला है और एक जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो पॉजिटिव मिला है। ठीक है, और अभी हम लोगों ने ए से सी ट्रैवर्स कर लिया है। अब हम लोग सी से डी ट्रैवर्स करते हैं। ओके, तो जब सी से डी ट्रैवर्स करते हैं तो बीच में एक ईएमएफ आ रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको? तो मैंने पहले से ही सर्कल करके रखा था। ओके, ये जो ईएमएफ है ओके, अभी हम लोग उसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं, अभी सिर्फ पोटेंशियल ड्रॉप कंसीडर कर रहे हैं। तो आप इसको फिलहाल निगलेक्ट करो। आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या है? R5 है, लेकिन R5 में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I2। और हम लोग C से D जा रहे हैं, लेकिन I2 कैसे आ रहा है? D से C जा रहा है। तो ये हो जाएगा दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? प्लस I2 R5। ये समझा आपको? ओके, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे क्या रहेगा? इट विल बी पॉजिटिव। क्यों? तो हम लोग C से D जा रहे हैं, लेकिन करंट जो है, कन्वेंशनल करंट जो है, इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो वो बाय कन्वेंशन हम लोग उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? और फिर जब डी से एफ जाते हैं तो डी से एफ तो कुछ भी नहीं है, यानी डी से एफ हम लोग जब जा रहे हैं तो कुछ है क्या? रेजिस्टेंस है क्या? नहीं। फिर आप लास्ट कौन सा कंसीडर करोगे? एफ से ए। अब एफ से ए कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? तो हम लोग बोल रहे हैं अगर मैं जंक्शन बी और जंक्शन ई को स्टडी करता हूं, जंक्शन बी पे I1 और I2 यूनाइट होता है और आपको मिलता है I3 विच इज इक्वल टू वॉट? I1 प्लस I2। लेकिन जंक्शन ई पे क्या होता है? हम लोग बोलते हैं जो I3 है वो वापस डिवाइड हो जाता है इंटू I1 एंड I2। I1 अपने ओरिजिनल सर्किट में चला जाता है और I2 भी जो है वो अपना सर्किट या उसको लूप बोल सकते हैं। I1 अपने ओरिजिनल लूप में जाता है और I2 भी अपने ओरिजिनल लूप में जाता है जहां पे वो ओरिजिनेट हुआ था। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ये केस में यहां से हम लोग बोलेंगे एफ से ए क्या फ्लो होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी I1। और I1 किसके थ्रू जा रहा है? तो हम लोग बोल रहे हैं R1। अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा ओके, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? विल कॉल इट एज I1 R1। लेकिन हमारा जो डायरेक्शन का ट्रैवर्स है और I1 का जो डायरेक्शन है वो क्या है? सेम है। तो ये हो गया नेगेटिव साइन। ठीक है, यस। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे इक्वल टू जीरो लगाना है क्या? नहीं। क्यों? तो मैं बोलूंगा ये हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक सिर्फ आधा किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया है, अब बाकी का आधा भी अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी का जो आधा अप्लाई करना है उसके लिए हमें टेक्स्ट बुक में पहले कन्वेंशन देखना पड़ेगा। ओके, तो जो पहला वाला कन्वेंशन था दैट वाज फॉर पोटेंशियल डिफरेंसेस। ओके, अब जो अगला वाला कन्वेंशन है वो क्या है? दैट इज फॉर ईएमएफ। तो वो कैसे रहेगा वो देख लेते हैं। EMF is considered positive if we traverse from negative terminal to the positive terminal inside the cell, and the EMF is negative if we traverse from positive terminal to negative terminal. Okay? इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल है। अगर आप एक पर्टिकुलर लूप ट्रैवर्स कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे मैं ए से सी जा रहा हूँ, ए से सी के बीच में तो कुछ नहीं है, फिर सी से जब डी जा रहा हूँ, ओके, सी से डी जाते वक्त अगर बैटरी का, ये बैटरी मैं इधर बना देता हूँ, या बैटरी बोलने से अच्छा ये जो सेल है उसको मैं इधर बना देता हूँ। सेल ही बोलना चाहिए, बैटरी नहीं बोलना चाहिए। बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। ओके, यस। तो ये जो सेल है, जब हम लोग सी से डी जा रहे हैं, ओके, ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो पहले हमें पॉजिटिव साइड मिल रहा है और फिर नेगेटिव साइड मिल रहा है। व्हेन यू आर ट्रैवर्सिंग इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल यानी क्या? जब आप इसके आर पार जा रहे हो। ओके, ये स्टेटमेंट ध्यान से देखो। इफ वी ट्रैवर्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल, ओके, इनसाइड द सेल यानी क्या? डायरेक्ट उसमें से आर पार हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं अभी, यहाँ पे पहले पॉजिटिव लग रहा है और फिर नेगेटिव लग रहा है। ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, ईएमएफ इज नेगेटिव इफ वी ट्रैवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। तो बेसिकली आपका जो ये वाला टर्म है E2, वो जब मैं यहाँ पे इक्वेशन में लिखूंगा तो वो -E2 आएगा। ठीक है, फिर हम लोग डी से एफ जाएंगे, तो डी से एफ में कोई सेल नहीं है, और फिर एफ से ए जाएंगे। जब एफ से ए जाएंगे तो कौन सा सेल है बाकी? E1 है।
लेकिन E1 का पहले नेगेटिव आ रहा है और फिर पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे, जैसे कन्वेंशन देखा था, अगर पहले नेगेटिव लगता है और फिर पॉजिटिव लगता है तो उसको क्या कंसीडर करेंगे, दैट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। ठीक है, यस। तो ये जो मैंने अभी इक्वेशन लिखा है दैट इज अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन। आई होप आपको ये समझ में आया। इसको ही रीअरेंज करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ, E1 माइनस E2 विल बी इक्वल टू, ओके, यहाँ से चाहिए तो मैं ये दोनों टर्म में से माइनस I1 कॉमन ले लेता हूँ। माइनस I1 कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, R2 प्लस R1, प्लस इधर से प्लस I2 कॉमन ले लेता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, R4 प्लस R5 equal to 0. This is our equation when we have applied Kirchhoff's voltage law in loop A, C, D, F, A. ये क्लियर है, ठीक है। एक बार ये जो इक्वेशन है वो हम लोग हमारे टेक्स्ट बुक के साथ चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक में भी देखो, यहाँ पे जो लूप ए सी डी एफ है उसमें दिया हुआ है E1 माइनस E2 इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, E1 माइनस E2 माइनस I1 ब्रैकेट R2 प्लस R1 प्लस I2 ब्रैकेट R4 प्लस R5 इज इक्वल टू वॉट, 0। तो एग्जैक्टली ये इक्वेशन जो है वो हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, ओके, ये आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है, यस। इसके बाद आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। एक और लूप ले लेता हूँ मैं, ठीक है, विच इज हम लोग बोलेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय KVL इन लूप A B E F A, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस क्लियर कर देता हूँ। अब जब मैं A B E F A बोल रहा हूँ, तो जब A से B जाएंगे तो कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1। हम लोग A से B जा रहे हैं, करंट I1 भी A से B जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा उसको क्या लिखेंगे, I1 इंटू R2 विद अ नेगेटिव साइन, ओके। कौन सा कन्वेंशन यूज किया हम लोगों ने, ये ऊपर वाला। If the direction of tracing is same as that of the conventional current, then the potential drop is considered as negative or else it is considered as positive। इसलिए हम लोगों ने बेसिकली इसको क्या लिया हुआ है, नेगेटिव लिया, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग A से B चले गए, उसके बाद B से E की बात करेंगे। B से E हम लोग क्या बोल रहे हैं, कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2, और जो डायरेक्शन में हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं B से E, सेम डायरेक्शन में I1 प्लस I2 भी फ्लो हो रहा है। तो अगेन मैं माइनस साइन लगा देता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा ब्रैकेट में I1 प्लस I2, लेकिन वो किस में से फ्लो हो रहा है, R3 में से। ये क्लियर है, ठीक है, यस। अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे E से F जाते हैं, तो E से F जाते वक्त हम लोग क्या बोलेंगे, I1 है लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर F से A जाएंगे फाइनली, तो जब F से A जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कौन सा रेजिस्टेंस लग रहा है, R1। और हम लोग F से A जा रहे हैं, करंट भी कौन सा लग रहा है, I1। इट इज ऑल्सो ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन या ट्रेवर्सिंग इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, माइनस I1 R1। ये क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोगों ने ये वाला पार्ट कंसीडर कर लिया है, ओके। यहाँ पे पहले ही मैंने मार्क करके रखा है, तो थोड़ा और मार्क कर देता हूँ। तो सबमिशन IR कंसीडर किया है। अब सबमिशन E की बारी। तो अगर मैं EBEFA देखता हूँ, ओके, सॉरी, अगर मैं ABEFA देखता हूँ, ABEFA, तो इसमें एक ही हम लोग बोलेंगे सेल है या एक ही EMF सोर्स है। तो वो भी हम लोग देखते हैं, जब आप A से B, B से E, E से F और F से A जाते हो, F से A जाते वक्त पहले नेगेटिव लग रहा है फिर पॉजिटिव लग रहा है, ओके, यस। तो अगर हम लोग कन्वेंशन देखें तो क्या बोलते हैं हम लोग, EMF इज पॉजिटिव इफ वी ट्रैवर्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल। यानी अगर हम लोग पहले ट्रैवर्स करते वक्त पहले नेगेटिव लगता है और उसके बाद पॉजिटिव लगता है, तो उसको क्या कंसीडर करना है हम लोगों ने, पॉजिटिव। यानी ये क्या हो गया, दिस बिकेम प्लस E1 इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा E1, ओके, यहाँ से आप माइनस I1 कॉमन ले लो, आपको क्या रहेगा, यू विल गेट ब्रैकेट में R1 प्लस R2, और ये माइनस I1 प्लस I2 जो है उसको ऐसे ही रहने दो, हाँ, लेकिन ब्रैकेट प्रॉपरली यूज करना है, इंटू R3 इज इक्वल टू 0, ओके। एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक में भी कुछ ऐसा ही इक्वेशन दिया हुआ है, E1 माइनस I1 ब्रैकेट R2 प्लस R1 प्लस R3 माइनस I2 R3 इज इक्वल टू 0। अब टेक्स्ट बुक में क्या किया उन्होंने, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व किया है, कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसको ऐसे ही रहने दिया हम लोगों ने, या फिर हम लोग बोलेंगे I1 को R1 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस I1 R1 माइनस I2 R2, सॉरी माइनस I1 R2, और ये अभी R3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा माइनस I1 R3
और इधर जो है ये आपको मिलेगा -I2R3 इज इक्वल टू वॉट, 0। इसमें से I1 के जो टर्म्स है ना वो हम लोग एक साथ ले लेते हैं। ये देखो ये 3 टर्म टेक्स्ट बुक में वही किया हुआ है। उन्होंने -I1 कॉमन निकाला है, बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके, -I2R3 इज इक्वल टू 0, ओके। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको E1 -I1 ब्रैकेट R2 प्लस R1 प्लस R3 -R2R3 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये इक्वेशन अभी आया है समझ में, ठीक है। और जो थर्ड वाला लूप है BCDEB, ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है, ठीक है। यस, तो ये हम लोगों ने क्या देखा है, दिस इज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और उसके EMF और पोटेंशियल ड्रॉप के लिए कैसे कन्वेंशन यूज करना है, ठीक है। यस, अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है, ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज इट इन नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन नेटवर्क, ठीक है। यस, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें एक और बात है, ओके, ये CET पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, वो मैं रीड कर लेता हूँ। बाय डेफिनेशन ऑफ PD, summation IR represents total energy spent in sending a unit charge around the circuit. Again, summation E represents the total energy supplied by the sources of EMF in that circuit for sending a unit charge. Kirchhoff's second law is in accordance with law of conservation of energy. ये आपको ध्यान में रखना है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CET में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और अगर हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज अंदर जा रहा है उतना ही चार्ज बाहर भी आएगा। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके। यस, तो ये आई होप आप लोगों को KCL एंड KVL अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। यस, अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज व्हीटस्टोन नेटवर्क, ठीक है। So let's start with Wheatstone's network. So in 1843, Charles F. Wheatstone, a British physicist, designed a bridge circuit for accurate measurement of unknown resistance. Okay, और ये जो पूरा हम लोग बोलते हैं कि जो bridge circuit है, we call it as what, Wheatstone's network. Now basically it consists of what, 4 resistances R1, R2, R3 and R4, which are connected to form a quadrilateral ABCD as shown in the figure. Okay, तो ये 4 रेजिस्टेंस इस तरह से हम लोगों ने क्या की है, जो 4 साइड्स है ऑफ क्वाड्रिलैटरल उसमें कनेक्ट की है, ठीक है। फिर जो एक डायगोनल है यानी B से लेके D तक, उसमें हम लोग एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। और एक जो डायगोनल है A से लेके C तक, ओके, तो उसको डायरेक्टली हम लोगों ने अंदर नहीं बताया हुआ है, लेकिन बाहर से उसका कनेक्शन दिखाया हुआ है, ओके। और वहां पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, तो जो EMF सोर्स है और जो की है वो हम लोगों ने अरेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली EMF E जो है वो करंट I सेंड करता है, ओके, जो जंक्शन A पे स्प्लिट हो जाता है एज I1 एंड I2, ठीक है। यस, अब हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपका ये पैराग्राफ में दिया हुआ है। A source of EMF E is connected between diagonally opposite points A and C through a key K. A sensitive galvanometer is connected between two other vertices B and D, जैसे हम लोगों को यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। वो बैलेंस कंडीशन क्या है, जो हमारे सर्किट में पॉइंट बी एंड पॉइंट डी दिख रहा है, ठीक है। यस, तो उसके बीच में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगाया है। तो बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे थे बैलेंस कंडीशन की, बैलेंस कंडीशन क्या रहता है, हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, लेट अस से ये हमारा पॉइंट बी है, दिस इज पॉइंट डी। तो बैलेंस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं VB इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, VD। यानी ये डायग्राम अगर मैं कंप्लीट कर लूँ तो इसको क्या बोला हुआ है, पॉइंट A एंड C बोला हुआ है। दिस इज योर पॉइंट A एंड दिस इज योर पॉइंट C। और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं जो करंट I है वो स्प्लिट हो रहा है एज I1 एंड I2, ओके। तो अभी ये जो I1 है, ओके, हम लोग बोलेंगे पॉइंट B पे भी उसको स्प्लिट होने का चांस है। तो स्प्लिट कैसे होगा, तो लेट अस से मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे जो जाएगा उसको I1 डैश बोल देते हैं, ठीक है। और इधर जो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, IG बोल देंगे, बराबर है, ओके। लेकिन बैलेंस कंडीशन क्या बताता है, बैलेंस कंडीशन आपको ये बताता है कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं डायगोनल के, ओके, तो वो क्या है, वो इक्वी पोटेंशियल है या इक्वल पोटेंशियल पे, ओके। तो अगर वो इक्वी पोटेंशियल है तो हम लोग बोलेंगे इसमें से कोई करंट फ्लो होगा क्या, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। तो अगर वो इक्वी पोटेंशियल है तो इसमें से कोई करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे IG का जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी, यू कैन से इक्वल टू व्हाट, 0। और हम लोग बोलते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है, ओके, वो इसको क्या करता है, वो हम लोगों को ये वेरीफाई करके बताता है। वी से गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस, ओके, इट इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस। और उसमें से अगर थोड़ा भी करंट पास होता है मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में भी, तो भी हम लोगों को काफी सारा डिफ्लेक्शन बताता है, ओके।
तो कम करंट के लिए भी काफी डिफ्लेक्शन बता रहा है. सो इफ इट इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, IG का वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0. लेकिन थियोरेटिकली हम लोग बोलेंगे IG इक्वल टू 0 कब रहेगा, जब पॉइंट बी एंड पॉइंट डी इक्वल पोटेंशियल पे रहेगा. ये आपको आ रहा है समझ में, ओके. अब ये जो है हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस कंडीशन, ओके. बैलेंस कंडीशन पे आपको क्या मिलता है, नल डिफ्लेक्शन, ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे उन्होंने इंट्रोडक्शन का पार्ट दिया हुआ है, हम लोगों ने वो तो रीड किया है. सोर्स ऑफ EMF इज कनेक्टेड बिटवीन diagonally opposite points A and C through key K. A sensitive galvanometer is connected between the other vertices B and D. ये तो हम लोगों ने देख लिया. तो along loop ADC, अब जो उन्होंने ADC बोला हुआ है वो बेसिकली उन्होंने गलत बोला हुआ है. उन्होंने ऐसा बोलना चाहिए था along loop ADC एंड वापस A, ओके. तो यहाँ पे ये करेक्शन आप लोगों ने करना है. यहाँ पे क्या लिखना है, along loop ADCA, ओके. और उसके बाद क्या आएगा, there will be a certain point D which has potential equal to what, the potential at point B along loop ABC. अब ये ABC नहीं है, ये रहेगा ABC, ओके. एंड यहाँ पे हम लोग एक कंसिडर करेंगे अगेन क्या, A. तो ये हो जाएगा ABC, ओके, के A. इस तरह से भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो. तो एक लूप इस तरह से लिया है ADCA, एंड दूसरा वाला जो लिया है A से लेके B, B से C, एंड बाहर से हम लोग बोलेंगे वापस क्या, A. ये आपको आ रहा है समझ में, ओके. तो ऐसे जो दो लूप्स हैं अलग अलग, वो दो लूप्स में दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे B एंड T, और ये दोनों पॉइंट्स क्या हम लोग बोलेंगे, दे आर इक्वी पोटेंशियल. दैट इज VB इज इक्वल टू वॉट, VD. अगर ऐसा है तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, सो IG विल बी इक्वल टू वॉट, 0. दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर मस्ट बी 0. Thus, in a balanced condition, even though the current flows in the rest of the circuit, galvanometer will not show any deflection. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, we call it as null deflection, or we also call it as null point. It can be shown that in balanced condition, R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. यानी R1 upon R2 will be equal to R3 upon R4. अब इसका जो प्रूफ है वो कैसे दिखाएंगे हम लोग, ओके. तो हम लोगों ने सेम डायग्राम यहाँ पे भी बनाया हुआ है, एकदम सिंपल है, ओके. अब यहाँ पे बैलेंस कंडीशन है, तो सबसे पहले मैं जो जो इंपॉर्टेंट बात है वो मेंशन करूंगा, ओके. फॉर बैलेंस कंडीशन, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, IG का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू 0. तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि पॉइंट A पे हम लोग बोलेंगे करंट I जो है, ओके. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके. एट जंक्शन है, पॉइंट A के जगह पे मैं ऐसा बोलूंगा, एट जंक्शन A बाय किरचॉफ्स करंट लॉ विल से, जो करंट अंदर आ रहा है वो क्या है, I है, और जो बाहर की तरफ जा रहा है वो है I1 एंड I2. तो दोनों को नेगेटिव साइन लगा दिया है. दिस इज इक्वल टू वॉट, 0. तो आप बोलेंगे I विल बी इक्वल टू वॉट, I1 प्लस I2. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. अब मैं ऐसा बोलूंगा, ये साइड पे लिख लेता हूँ, ये स्पेस यूज करता हूँ, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. कौन सा वाला लूप लेंगे, तो पहला वाला लूप ले लेते हैं, ओके. मैं बोलूंगा इन लूप AB DA, यानी हम लोग A से B जा रहे हैं, B से D जा रहे हैं, एंड D से वापस A पे आ रहे हैं, ओके. अब यहाँ पे तो कोई EMF सोर्स नहीं है फिलहाल. KVL क्या था, तो ये सब लोगों को पता होना चाहिए, सबमिशन IR प्लस सबमिशन E इज इक्वल टू 0. अब ये वाला जो लूप है ABDA में कोई EMF सोर्स तो नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, हम लोगों को सबमिशन E का कंपोनेंट आएगा ही नहीं बाय डिफॉल्ट. ये आपको ध्यान में रखना है. सिर्फ कौन सा कंपोनेंट आएगा, सबमिशन IR. कैसे, तो हम लोग बोल रहे हैं जब A से B जा रहे हैं, तो हम जो डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हैं वही डायरेक्शन में करंट I1 भी फ्लो हो रहा है, और I1 किसके थ्रू पास हो रहा है, R1 के थ्रू. तो जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा दैट विल बी I1 R1, और यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा. क्यों, तो हम लोग जो डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हैं वही डायरेक्शन में I1 भी ट्रैवर्स कर रहा है, ठीक है. उसके बाद हम लोग B से D जाएंगे. तो जब B से D जा रहे हैं, A से B तो देख लिया हम लोगों ने, A से B I1 R1 मिला है हमें विद अ नेगेटिव साइन. B से D जा रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या रहेगा, IG फ्लो हो रहा है थ्रू व्हाट, द गैल्वेनोमीटर, जिसका रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं कैपिटल G, ओके. कैपिटल G क्या कंसीडर कर रहे हैं, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है. और फिर D से वापस जब A की तरफ आ रहे हैं,
तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि जो I2 है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्लस I2 R4 इज इक्वल टू 0। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि ये जो पूरा हम लोग कर रहे हैं वो बैलेंस कंडीशन के लिए कर रहे हैं, जहाँ पे IG इज इक्वल टू 0। IG इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिलेगा, -I1 R1 प्लस I2 R4 इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा I2 R4 is equal to I1 R1। Let us say this is your equation number second। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोगों ने ये लूप में लगाया A B D A। अब हम लोग कौन सा लूप कंसीडर करेंगे, B C D B। तो मैं ऐसा बोलूंगा, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप B C D B। आप उल्टा भी ले सकते हो, B D C B भी ले सकते हो, दोनों इससे आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, मैं बोलूंगा जब बी सी डी बी ले रहे हैं तो बी से लेके सी हम लोग बोल रहे हैं I1 डैश फ्लो हो रहा है। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, I1 डैश। ओके, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको मैं बता देता हूँ। ओके, IG का वैल्यू क्या है, 0। तो जंक्शन बी पे हम लोग क्या बोलेंगे, I1 इज बीइंग स्प्लिट एज व्हाट, IG प्लस I1 डैश। लेकिन हमारा कंडीशन क्या है, IG का वैल्यू क्या है, 0। तो हम लोग बोलेंगे I1 एंड I1 डैश क्या है, इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं I1 डैश के जगह पे सिंपली I1 भी लिखता हूँ तो भी चलेगा, वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो I1 डैश बेसिकली R2 में से फ्लो हो रहा है, तो हमारा जो डायरेक्शन है B से C सेम डायरेक्शन I1 डैश का है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है। फिर जब C से D जा रहे हैं, ठीक है, तो C से D भी क्या होने वाला है, हम लोग बोलेंगे, अभी देखो मैं पहले जंक्शन D का आपको बता देता हूँ इक्वेशन। जंक्शन D पे I2 और IG क्या होने वाला है, यूनाइट होने वाला है। I2 और IG आपको क्या देगा, नया करंट देगा, जिसको हम लोग बोलेंगे I2 डैश। ओके, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना है, ओके, IG का वैल्यू क्या है, 0। तो मैं चाहिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एट जंक्शन D विल से I2 प्लस IG विल बी इक्वल टू वॉट, I2 डैश। बट IG का वैल्यू 0 है, तो ये कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा, I2 विल बी इक्वल टू वॉट, I2 डैश। रीजन क्या है, IG इज इक्वल टू 0। ओके, तो फिलहाल मैं I2 डैश के टर्म में लिख देता हूँ। तो जब हम लोग C से D जा रहे हैं, ओके, B से C देख लिया है, C से D जा रहे हैं तो क्या आने वाला है, हम लोग बोल रहे हैं C से D जब जाते हैं तो I2 डैश अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा प्लस I2 डैश R3। ओके, यस, और उसके बाद हम लोग D से B जा रहे हैं, तो D से B जब जाएंगे तो आएगा प्लस IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी कोई EMF सोर्स नहीं है, तो सम्मिशन E का जो कंपोनेंट है वो इधर भी नहीं आता। ये आपको आया समझ में, यहाँ पे भी सिर्फ सम्मिशन IR आएगा। लेकिन लकीली हम लोग क्या बोल रहे हैं, IG का वैल्यू 0 है, तो I1 इज इक्वल टू I1 डैश एंड I2 इज इक्वल टू वॉट, I2 डैश। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा फिर आपका, दिस विल बिकम I1 डैश की जगह पे मैं सिंपली माइनस I1 लिख रहा हूँ R2, I2 डैश की जगह पे सिर्फ I2 लिख रहा हूँ इंटू R3, एंड IG का वैल्यू क्या है, 0। तो दिस इज इक्वल टू वॉट, 0। इसको अगर रीअरेंज किया तो मुझे मिलेगा I2 R3 is equal to I1 R2। ओके, यस, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, दोनों के LHS में से I2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा R4 अपॉन R3 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ओके, इसको हम लोगों ने अगर रीअरेंज किया तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू वॉट, R4 अपॉन R3। आपके टेक्स्ट बुक में जो रिलेशन दिया है वो ऐसा दिया है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ओके, अब हमारा R4 बाय R3 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसको R3 लिया है और इसको R4 लिया है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया हुआ है, टेक्स्ट बुक से हमारा डायग्राम थोड़ा सा अलग है, मैं ब्लू इंक से बता देता हूँ आपको। टेक्स्ट बुक में उन्होंने यहाँ पे R4 की जगह पे R3 लिया हुआ है और इधर R4 लिया हुआ है, इसलिए उनका जो इक्वेशन है वो ऐसा आ रहा है,
R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ओके, तो सिर्फ जो सिंबल है वो हम लोगों ने अलग यूज किया हुआ है, लेकिन आई होप आपको ये रिजल्ट आया समझ में। तो ये जो रिजल्ट है वो हमारा क्या है, 100% राइट है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। ओके, ये क्लियर है। ओके, तो जो मैंने रेड इससे लिखा हुआ है उसको ही फॉलो करो, ठीक है। या फिर आप टेक्स्ट बुक का भी जो रिजल्ट देखोगे वो भी सेम है, सिर्फ टेक्स्ट बुक में यहाँ पे उन्होंने R3 लिया हुआ है, हमने इसको R4 कंसिडर किया है, ठीक है। यस, आई होप ये क्लियर है डेरिवेशन। तो ये आपका पहला मेथड होगा। ओके, ये वाला जो मेथड है इसमें हम लोगों ने क्या यूज किया हुआ है, ओके, वी हैव यूज्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड थोड़ा बहुत किरचॉफ्स करंट लॉ भी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अभी यही जो कंडीशन है, ओके, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R4 अपॉन R3, हम लोग यही कंसिडर करेंगे। टेक्स्ट बुक का जो नोटेशन है वो थोड़ा सा अलग हो गया, ओके। तो अभी हम लोग ये जो रिजल्ट है वो ओम्स लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? तो पहले मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको ये नोट डाउन करना है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा पार्ट क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ओके। तो बेसिकली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करके जो हमें रिजल्ट मिला है दैट इज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3, ठीक है। और टेक्स्ट बुक में उसको ही उन्होंने R3 अपॉन R4 बोला भाई। उसके पीछे रीजन क्या है, तो जिसको हम लोगों ने R4 बोला है उसको उन्होंने R3 बोला है, और जहाँ पे हम लोगों ने R3 यूज किया है उन्होंने R4 यूज किया है, ठीक है। लेकिन हमें जो रिजल्ट मिला है हम लोग उसके साथ ही जाएंगे, एक ही बात है, ओके। यस, बस आपने नाम क्या करना है इधर उधर उसको चेंज करना है, नोटेशन, ओके। यस, अभी यही जो रिजल्ट है ये मैं, ओके, ओम्स लॉ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ के लिए आपको ये कंडीशन यूज करनी है। हम लोग क्या बोलेंगे, VB इज इक्वल टू VD, IG इज इक्वल टू 0 फॉर व्हाट, बैलेंस कंडीशन। तो ऐसे बैलेंस कंडीशन के लिए जब हमें गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखाता है तो IG का वैल्यू क्या है, 0 है। IG का वैल्यू 0 है, ये आपको क्या बताता है, VB इज एक्चुअली इक्वल टू VD, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉइंट बी का पोटेंशियल एंड पॉइंट डी का पोटेंशियल वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अभी VB इक्वल टू VD जो है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस VB विल बी इक्वल टू वॉट, माइनस VD, बराबर है, ओके। और हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे अभी, -VB इक्वल टू -VD एडिंग VA ऑन बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा, VA माइनस VB विल बी इक्वल टू VA माइनस VD। ये स्टेप आपको आया समझ में। देखो, पहले तो बैलेंस कंडीशन का इक्वेशन ऐसा था, VB इक्वल टू VD, दोनों साइड को हम लोगों ने -1 से मल्टीप्लाई किया और दोनों साइड पे VA ऐड किया। तो जो भी हम लोग कर रहे हैं LHS एंड RHS पे सेम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो मैथमेटिकली ये क्या है, 100% करेक्ट है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, VA माइनस VB क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं पॉइंट A इज एट हायर पोटेंशियल, इसलिए A से B करंट फ्लो हो रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं I1। तो VA माइनस VB इज नथिंग बट VAB, एंड VA माइनस VD क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी VAD। अभी जो VAB है और यहाँ पे VAD, तो VAD को भी कैसे जस्टिफाई करूंगा मैं, पॉइंट A इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू पॉइंट D, इसलिए करंट A से D फ्लो हो रहा है जिसको हम लोग I2 बोल रहे हैं, ठीक है। एनीवे, तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, VAB इज इक्वल टू वॉट, VAD। बट बाय ओम्स लॉ हम लोग क्या बोलेंगे, VAB का वैल्यू क्या आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी I1 R1। अब यहाँ पे आपने कोई कन्वेंशन नहीं लेना है, ठीक है, यस। और VAD का वैल्यू क्या रहने वाला है, इट विल बी I2 R4। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे R4 की जगह पे R3 आएगा क्योंकि उन्होंने यहाँ पे R3 कंसिडर किया है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी काफी टाइम बोल दिया है, आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वापस मैं क्या करता हूँ, VB इक्वल टू VD से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि B से C की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, यानी पॉइंट B इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू पॉइंट C, एंड सिमिलरली D से C की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट D इज एट हायर पोटेंशियल देन पॉइंट C। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स, ओके, या फिर ऐसे बोलेंगे फ्रॉम बोथ साइड्स विल सब्ट्रैक्ट VC। तो VB माइनस VC विल बी इक्वल टू वॉट, VD माइनस VC, ओके। देखो मैथमेटिकली ये भी जो हम लोगों ने स्टेप किया है वो करेक्ट है, बट VB माइनस VC को क्या बोलूंगा मैं, VBC, एंड VD माइनस VC को हम लोग बोलेंगे VDC, अगेन बाय ओम्स लॉ, ओके, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बाय ओम्स लॉ आपको VBC क्या मिलेगा, इट विल बी I1 डैश इंटू R2
एंड VDC क्या मिलेगा, I2 डैश इंटू R3। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि लास्ट इसमें हम लोगों ने रिजल्ट देखा था, अगर IG का वैल्यू 0 तो I1 का वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू I1 डैश। तो I1 डैश के जगह पे मैं I1 डाल देता हूँ। और हम लोगों ने ये भी प्रूव किया था कि अगर IG का वैल्यू 0 है, IG 0 है, तो I2 का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। और हम लोग बोलेंगे I2 विल बी इक्वल टू व्हाट, I2 डैश, क्योंकि उसमें कोई नया करंट ऐड नहीं हो रहा है। IG का वैल्यू क्या है, 0। तो I2 डैश के जगह पे मैं I2 लिख देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। इसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज योर रिजल्ट नंबर सेकंड। ओके, अब हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइडिंग यू कैन राइट इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो इसमें से हम लोग बोलेंगे I1 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू व्हाट, R4 अपॉन R3। सेम है, हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन है फॉर बैलेंस कंडीशन, लेकिन ये किससे प्रूव किया है, बाय ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट क्या है, सेम है। ये क्लियर है। ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक में भी देख लेना है, दो मेथड अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, एक उन्होंने किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉ यूज करके किया हुआ है, और एक जो है हम लोग बोलते हैं उन्होंने डायरेक्टली ओम्स लॉ यूज करके सेम रिजल्ट निकाला है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें एक और कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट आर्म्स। तो कॉन्जुगेट आर्म्स क्या है, इफ द पोजिशंस ऑफ द सेल एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड, द सेम बैलेंस कंडीशन इज ऑब्टेन्ड, so the branches AC and BD are called conjugate arms. Okay, the meter bridge works on the principle of Wheatstone network. Okay, तो बेसिकली अभी ये जो लास्ट का जो सेंटेंस है, द मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क। ओके, तो वो हम लोग आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं, लेकिन ये कॉन्जुगेट आर्म्स क्या है वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो अगर आप ये जो बी एन डी के बीच में का जो कनेक्शन है, जो गैल्वेनोमीटर है, वो निकाल के अगर आप ए एन सी के बीच में लगा देते हैं लाइक दिस, और जो ए एन सी का जो कनेक्शन है, जो बाहर से हम लोगों ने ये कनेक्शन लिया हुआ है ईएमएफ सोर्स एंड की का, वो अगर आप ऐसे लगा देते हो लाइक दिस, तो हम लोग बोलेंगे विद द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, आपको वापस क्या मिलेगा, बैलेंस कंडीशन मिलेगा। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है वो आप ए एन सी के बीच में कनेक्ट करो। ठीक है, और ये जो पूरा हम लोग बोलते हैं जो रिमेनिंग सर्किट है, ओके, ईएमएफ सोर्स एंड जो ई जो है हमारा के, उसको आपने किसके बीच में कनेक्ट करना है, बिटवीन बी एंड डी। तो ऐसे इसमें भी आपको क्या दिखेगा, जो गैल्वेनोमीटर है इट इज शोइंग व्हाट, नल डिफ्लेक्शन। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं ए सी एंड बी डी, बोथ दीज डायगोनल्स, यानी ए सी एंड बी डी जो आपको ये दिख रहा है, ओके, ये जो दोनों डायगोनल्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज द कॉन्जुगेट आर्म्स फॉर द व्हीटस्टोन नेटवर्क। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, तो बेसिकली आपको बस ये ध्यान में रखना है कि व्हीटस्टोन नेटवर्क में अगर आपने R1 R2 ओके एंड R4 एंड R3 इनके कॉम्बिनेशन अगर आपने मेंटेन किए हुए, ठीक है, तो आप बी एंड डी का जो कनेक्शन है और ए एंड सी का जो कनेक्शन है, ओके, उसको क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। ये क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, तो आई होप आपको व्हीटस्टोन नेटवर्क का ओके बैलेंस कंडीशन समझ में आया है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू वॉट, R4 अपॉन R3। ठीक है, और बेसिकली हम लोग बोलते हैं, लेट अस से R4 को मैंने X बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये मार्क किया हुआ, लेट अस से दिस इज व्हाट X। ठीक है, तो X क्या है, इट इज अननोन रेजिस्टेंस है, तो हमें क्या मिलेगा, R1 अपॉन R2 ओके विल बी इक्वल टू व्हाट, विल से X अपॉन R3। इसको रीअरेंज करके आपको क्या मिलेगा, X विल बी इक्वल टू R1 R3 अपॉन R2। ओके, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली व्हीटस्टोन नेटवर्क यूज नहीं करते हैं। ओके, तो उसका ही हम लोग बोलते हैं कि इम्प्रूव्ड एप्लीकेशन यूज करेंगे, और वो जो इम्प्रूव्ड एप्लीकेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। ठीक है, अब जो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज है, तो उसका आप इंट्रोडक्शन ही देखोगे तो ऐसा है, मीटर ब्रिज इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क यूज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन ये जो है, ये पूरा जो कंसेप्ट है हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में विल ट्राई टू कंप्लीट दिस टॉपिक। ठीक है, यस, आई होप आज का आपको लेक्चर जो भी है वो समझ में आया। मेन किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। ओके, यस, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का जो एप्लीकेशन है वो हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि सीईटी में उसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, यस, तो आज के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्टॉप करते हैं।